नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए अपना जो वीडियो अपन ने पहले वाला जो डाला था उसमें ज़्यादा पूरा नहीं हो पाया था। अपना पाठ जो था 4 नंबर का पाठ हिंदी साहित्य का, वो पूरा नहीं हो पाया था। उसका शेष भाग जो है अब यहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है, आपके सामने इसको जो है पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी से एक निवेदन रहेगा मेरा। वो निवेदन ये है कि आप जो है मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तो अपना चैनल जो है मोनेटाइज भी हो जाएगा और अपना काम भी जो है बनता रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आगे पढ़ते हैं कि इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग यहाँ के, धीरे धीरे बजते हैं घंटे यहाँ के, शाम धीरे धीरे यहाँ पर होती है। और ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय है, दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। और इस तरह की कुछ भी, देखो ज़्यादा कुछ समझने लायक इसमें है नहीं, तो मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां है वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। ठीक है, तो बनारस शहर में सैकड़ों वर्षों से कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ है। इस शहर में धूल धीरे धीरे ही उड़ती है और लोग धीरे धीरे ही यहाँ पर चला करते हैं। उनका जीवन जो है वो धीमी गति से यहाँ पर चलता है। मंदिरों की और गंगा के घाटों की अगर बात की जाए तो वहां पर मंद ध्वनि में जो है घंटे बजा करते हैं, घंटियां वहां पर बजती हैं। और शहर में संध्या जो है, शाम जो है वो भी धीरे धीरे होती है। भाव यह है कि बनारस में जीवन सहज सरल रूप से चलता है। हर कार्य का धीरे ही होना यहाँ का स्वभाव बन गया है। हम हर काम यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे सहज सरल भाव से होता है। यही सामूहिक मंथर गति जो है सारे शहर को एक दूसरे से बांधे हुए है, एकजुटता का, सामूहिकता का संदेश वो देते हैं। और इस मजबूत बंधन के कारण यहाँ की हर चीज अपने स्थान पर स्थिर है, यानी इधर उधर नहीं होती है, वह गिरती वह हिलती नहीं है। गंगा के प्रति आस्था और श्रद्धा आज भी अडिग है। और यहाँ पर नावें भी निश्चित स्थान पर बंधी हुई हैं, सब कुछ जो है निश्चित स्थान पर स्थिर है। और तुलसीदास की खड़ाओं की बात की जाए तो वो भी सैकड़ों वर्षों से वहीं रखी हुई है। और पुराने मूल्य, मान्यताएं, आस्था, विश्वास, श्रद्धा आदि सब जो है बनारस की धरोहर मानी जाती हैं। वो जैसी थी पहले वैसी की वैसी वर्तमान में भी सुरक्षित हैं। और बनारस की आध्यात्मिकता और भव्यता भी वैसी की वैसी है, उसमें भी कोई कमी नहीं आई है। और अर्थात बनारस का जो जीवन है आज भी पुराने ढंग से चल रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। कोई भी ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। चलिए नेक्स्ट पद अपना जो रहेगा कि कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा सौ में है, आधा नींव में है, आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये आधा है और आधा नहीं भी है। ठीक है, देखिए कवि क्या कह रहा है यहाँ पे कि संध्या के समय अचानक इस बनारस नगरी को देखो तो एक अजीब सा दृश्य आंखों के सामने आएगा। संध्या आरती के समय इस शहर को देखो, तब आश्चर्यजनक दृश्य तुम्हें दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा मानो ये शहर जो है आधा तो जल में है और आधा मंत्रोच्चारण कर रहा है और आधा तो फूल लिए खड़ा है। और अर्थात संध्या के समय मंदिर घाटों पर आधा बनारस शहर में रहता है, मंत्र और फूलों से भगवान की आरती उतारने में निमग्न है, और आधा शहर घाटों पर बैठा हुआ क्या कर रहा है, आरती कर रहा है। उसी समय दूसरी ओर गंगा तट पर कोई जलती हुई चिता वहां पर दिखाई देती है। इस प्रकार यह शहर आधा नींद में है, आधा सौ में दिखता है। तो कहीं आधे शहर में शंख की ध्वनि सुनाई देती है, अर्थात आधा शहर नींद की अचेतनता में डूबा हो रहता है, तो कहीं देर रात तक पूजा पाठ ही होती यहाँ पर रहती है। और अगर बात की जाए आधा शहर प्राचीन संस्कृति के रूप में देखने को मिलता है, तो आधा शहर जो है प्राचीनता, आध्यात्मिकता, श्रद्धा भक्ति में डूबा दिखाई देता है। तो आधा शहर आधुनिक संस्कृति से सरोबार भी हमें दिखाई देता है। तो यह जो है बनारस शहर की विशेषता दिखाई देती है कि आधा शहर मंत्रोच्चारण कर रहा है, आधा शहर शव में डूबा हुआ है, आधा शहर फूल लिए फिर रहा है, आधा शहर श्रद्धा भाव में डूबा हुआ है, आधा शहर आध्यात्मिकता में डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं जो है किसकी रहेंगी, बनारस की रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं कि जो खड़ा है, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, बिना किसी सहारे के, जो नहीं है उसे थामे है, जो कुछ नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ,
किसी अलिखित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, अर्घ्य जानते हो ना, सूर्य के नमस्कार करते तो अर्घ्य चढ़ाते हैं सूर्य को। तो शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर यह शहर रहा है। देखिए कवि क्या कहता है कि बनारस में जो कुछ विद्यमान है वह सभी बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के खड़ा हुआ है। बनारस की जो प्राचीनता है, आस्था, आध्यात्मिकता, विश्वास, भक्ति, श्रद्धा और सामूहिक गति सभी विरासत के रूप में यहाँ पर, यहाँ के जो जनजीवन है उसमें व्याप्त है। अगर उनका मिथकीय रूप आज भी यहाँ पर दिखाई देता है, सुरक्षित है, जो अस्तित्व में नहीं है उसे राख, रोशनी, ऊंचे खंबे, आग के स्तंभ, पानी के खंबे, धुएं की सुगंध और आदमी के उठे थामे हाथ हैं। अर्थात बनारस में आध्यात्मिकता की दोनों शैलियों का मिला जुला रूप देखने को मिल जाता है। ये बनारस शहर जो है ना, सदियों से किसी अज्ञात अदृश्य सूर्य को अर्घ्य चढ़ा रहा है। गंगा के जल में अपनी एक टांग खड़ा करके वह रहता है और दूसरी टांग से वो हमेशा अनजान रहता है। सूर्य को ब्रह्मा का प्राचीनतम रूप मानकर सदियों से वह उसकी पूजा कर रहा है और यह परंपरा आज की नहीं, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। बनारस में आज भी एक प्राचीन परंपरा से दृढ़ है, तो दूसरा आधुनिकता से यहाँ पर प्रभावित बताया है। देखिए अपनी एक कविता और है जिसका नाम है दिशा। तो दिशा में देखो, हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर है, पतंग उड़ा रहा है, उधर उधर है, उसने देख कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। तो यहाँ पर दिशा ये कविता रहेगी और लेखक का नाम मैंने पहले ही बता दिया है कि केदारनाथ सिंह जो है इनके लेखक रहेंगे। तो कविता का अर्थ ये, कवि कहता है कि बच्चों की दुनिया छोटी होती है, बच्चा अपनी सीमा में ही जो है सोचता है। मैंने भी स्कूल से बाहर आते हुए एक बच्चे से पूछ लिया कि हिमालय किधर है, तो बच्चे ने जो है सरलता भाव से हिमालय को उधर बता दिया जिधर उसकी पतंग उड़ती हुई भागी जा रही थी, उधर ही उसने बता दिया कि उधर हिमालय उधर है। बच्चे का उत्तर सुनकर कवि ने जाना कि हिमालय किधर है, यानी बच्चे का उत्तर सुनकर कवि ने समझा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना जो यथार्थ है, अपना यथार्थ जो होता है वो उसके साथ ही होता है। वो जिधर जिस चीज़ को बताना चाहता है वो उधर ही बताता है, ठीक है। जिस प्रकार की उसकी सोच होती है, जिस प्रकार की उसकी विचारधारा होती है, उसी प्रकार वो बताता है। तो बच्चे दुनिया की हर चीज़ को अपने ढंग से देखते हैं और उनकी दुनिया जो है वो छोटी होती है और वे उसी सीमा में सोचते हैं, यानी हर चीज़ को वो अपने पास ही बताते हैं, अपने जो बिंब हैं उनके आसपास ही वो सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।